नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि पार्ट 3 में हमने लेसन नंबर 2 जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 3 हम ना करके लेसन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स की है। ये अप्रोच मानकर कि हम आगे चल के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम जो है उसकी समझ को विकसित कर सकते। तो बेसिक मैथमेटिक्स गणित लेसन नंबर 4 सरल समीकरण कक्षा 7 में आपका स्वागत है एनसीईआरटी से। और बात करते हैं सीधे प्रश्नावली 4.1 से, क्योंकि इसमें कुछ बताने योग्य ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, इसको बताकर हम आपको इसको बताएं। जैसे ही हम 4.1 की ओर बढ़ेंगे हमें पूरा समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, बढ़े आगे। 4.1 आप अपनी बुक में देख लीजिए। 4.1 क्या कहता है? पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। एक सारणी बनी है, उसको हमें पूरा करना है। और सारणी में क्या लिखा है? एक तरफ लिखा है क्रम संख्या, एक तरफ समीकरण है, चर का मान है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। ये बताना है कि समीकरण जो है संतुष्ट होती है या नहीं। तो इसमें कुल मिला के 11 समीकरण हैं, तो कोई हम इसमें से 5 समीकरण उठा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एक तरफ लिखा है समीकरण, उसके बाद लिखा है चर का मान। चर कौन होता है? ए बी सी जितने सब चर हैं। फिर बताना है संतुष्ट है या नहीं, संतुष्ट है या नहीं। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से बात बताई गई है। कुल मिला के 11 है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? कोई 5। कौन सा उठा दें? पहला, दूसरा बोलिए फटाफट। पहला, बस अब आप दूसरा लोग बोलो। पहला हो गया, चौथा हो गया, बोलो जल्दी बोलिए। छठा, आठवां। छठा हो गया, आठवां हो गया, और 9 नंबर। ठीक है, आ जाए प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? x + 3 = 0। फिर यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या है? x - 7 = 1। फिर यहाँ पे क्या है? जो छठा प्रश्न है क्या है? 5x = 25। अगला प्रश्न क्या है? आठवां नंबर, 6 नंबर प्रश्न क्या है? 5x 25, और ये भी है 5x 25। और जो यहाँ पे ix का मतलब यहाँ पे 9 नंबर जो है m/3 = 2। इसके लिए चर का मान कितना है? m बराबर कितना है? -6। और 5x जो 25 है इसके लिए कितना है? x बराबर 5 है। इसके ये जो है इसके लिए x बराबर कितना है? 0 है। और जो हमारा x - 7 = 1 जो 4 नंबर प्रश्न है इसके लिए x बराबर 7 ही है। और जो पहला है इसमें x बराबर 3 है। क्या यही प्रश्न है? क्या यही प्रश्न है? देखिए, कोई भी समीकरण है तो इसमें एक फंडा है, एक हिस्सा। ये वाला हिस्सा कहलाता है RHS, ये वाला हिस्सा कहलाता है LHS। चर का मान देखो दिया है, x बराबर क्या दिया है? 3। क्या दिया है? x बराबर 3। अगर हम x का मान इस समीकरण में रख दें, बहुत ध्यान से समझना है कि अगर इस x का मान इस समीकरण में रख दें तो इधर की वैल्यू जो भी आए तो इधर की वैल्यू के क्या हो? अगर बराबर है, दोनों पक्ष अगर क्या आ गए? बराबर, तो कहेंगे संतुष्ट है। और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे? संतुष्ट नहीं है। अब है और नहीं है इसमें इंक ज़्यादा खर्च होगी, तो जो है उसमें मैं टिक लगा दूंगा और जो नहीं इसमें मैं क्रॉस लगा दूंगा। आप अनुसार से देख लीजिएगा। देखते हैं, x का मान कितना है? 3। जहाँ x है वहाँ क्या कर देना है? 3 कर देना है। ठीक, तो 3 से कितना जगह? 6, और 6 बराबर 0। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? तो क्या कहेंगे? संतुष्ट। और ध्यान से समझ लीजिए पहले अच्छे से। फिर क्या x बराबर कितना है? 7 रख के देखते हैं। x की जगह क्या रख देंगे? 7 रख देंगे, बाकी का वैसा उतार लीजिए। तो 7 से 7 का कितना हो जाएगा? 0। उधर क्या है? बन क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? तो क्या कहेंगे? ये पक्ष ये भी संतुष्ट नहीं। x बराबर 0 भरना है, तो 5 गुणे x की जगह पे क्या भर देंगे? 0।
कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा तो होता ही होता है। ध्यान से देखिए, 5 को जब 0 से गुणा करें कितना आएगा 0। ये क्या है 25, क्या संतुष्ट है? नहीं, ये भी संतुष्ट नहीं है। x बराबर कितना कर देना है 5। देखिए 5 गुणे कितना कर देना है 5 ये 25। तो 55 कितना हो जाएगा 25 बराबर 25। हाँ, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, संतुष्ट है। m बराबर -6। देखिए यहाँ पे क्या है m, यहाँ पे क्या भर देना है -6 भर देना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 2। क्या बराबर है? नहीं, संतुष्ट नहीं। आई होप इस सारणी के सारे प्रश्न लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? ठीक है, तो आगे बढ़ें बताने पे। देखिए प्रश्न नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। मान करिए अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ठीक, और बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये संतुष्ट नहीं है। बाकी की चीज आप अपने आप कर सकते हैं, निकाल दें। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। चलिए ऊपर की लाइन बता दूं कि नीचे की लाइन बता दूं? नीचे वाले को बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका डी नंबर क्वेश्चन देखिए। डी नंबर प्रश्न क्या है? डी नंबर प्रश्न है 4p - 3 = 13। ब्रैकेट में क्या है p बराबर 1। ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखिए, बिल्कुल बस देखिए, माइंड लगाइए, देखिए माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। देखिए अगर p का मान, कोष्टक में p का मान कितना दिया है 1, अगर ये भर दें तो दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए तो कहेंगे हल है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? हल नहीं है। देखिए तो p का मान में भर रहा हूँ, जहाँ p है वहाँ मुझे क्या भर देना है 1। देखिए 4 × 1 - 3 = 13, 4 × 1 = 4, 3 - 13, 4 से 3 में कितना बचेगा 1 बराबर 13। तो क्या आ रहा है? क्या लिखेंगे? संगत समीकरण नहीं। अतः p बराबर 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। हल क्या समझ पा रहे हैं? ठीक, यही भाषा पूरी लिखनी। अगला प्रश्न लें, अगला प्रश्न लेते हैं ई नंबर। क्या? ई नंबर। देखिए ई नंबर प्रश्न क्या है? 4p - 3 = 13 और p बराबर कितना रखना है -4। क्या यही प्रश्न है? क्या ई नंबर यही प्रश्न है? यस। देखिए p की जगह पे क्या भरना है -4। देखिए p की जगह पे क्या भरना है -4। देखो 4 p की जगह क्या भर देना है -4। कोई दिक्कत बताइए? यहाँ पे कोई दिक्कत है? देखिए और ब्रैकेट जब खुलेगा ध्यान से देखेंगे तो 4 क्या है प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 4 चक्कू 16 और ये क्या है -3 बराबर 13। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस जुड़ जाता है, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19। अब बड़ी संख्या 16 है, चिन्ह क्या रहेगा माइनस का 19 बराबर 13। तो क्या लिखेंगे? क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं। तो यही भाषा आपकी लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे बोलिए? क्या लिखेंगे? अतः p बराबर -4 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्या भाषा बार बार लिखने की मुझे जरूरत पड़ेगी? ठीक, अगला प्रश्न इसी में उठा लेते हैं f नंबर। प्रश्न नंबर f जो है मैं c को उठा लेता हूँ। क्या है? 7n + 5 = 19 और n बराबर इसमें कितना रखना है? n बराबर रखना है 2। क्या सी नंबर प्रश्न यही है? यस। क्या सी नंबर प्रश्न यही है? देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, n की जगह पे कितना भरना है 2, तो वो 7 n की जगह कितना भर देना है 2 भर देना है। ठीक, अब हमें पता है जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सबसे पहले गुणा की जाती है। सबसे पहले ब्रैकेट
फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये नहीं कि 5 और 2 को जोड़ दें 7 लिख दें, नहीं, पहले गुणा। 7 दूनी 14 प्लस 5 और 19, और 14 5 कितना होता है 19 बराबर 19। यहाँ पे तो बात क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो आप क्या लिखोगे बताइए भाषा। अतः n बराबर 2, अतः n बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक, समझ पा रहे हैं? चाहे p हो, चाहे x हो, चाहे n हो, चाहे y हो, चाहे बुधई राम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या भाषा क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। आगे की ओर बढ़ा जाए, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 5 की ओर आइए। प्रश्न नंबर 1 मिनट। अब हम लोग जो प्रश्न हमारे लिए आवश्यक है वो हो जाता है 6 नंबर। बस निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। देखिए, जो गणित की भाषा है वो आपको लैंग्वेज में मिलेगी, लेकिन गणित को आपको समीकरण में पिरो देना है। अगर आप समीकरण में पिरो पा रहे हैं तो बस आप इन प्रकार के प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो 2 से हम लोग सीधे पहुंचेंगे 4.1 में 6 नंबर प्रश्न। इसकी ओर बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है एक अच्छी खासी मैथ। ठीक है, आगे हमारी मैथ ठीक ठाक होने वाली है। अब कक्षा 8 में पहुँचते पहुँचते आपको एहसास हो जाएगा कि कक्षा 6, 7, 8 में हमने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो हमने क्या क्या खो दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पढ़िए, अब खोया हुआ सब फिर से पा लीजिए, फ्री पा लीजिए, और क्या। ठीक है, अगर कुछ देना होगा तो प्लाट नाम करवा देना, और कोई बात नहीं करिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 कंडीशन दी है, उसको किसमें समीकरण में पिरो देना है। चलिए, कहता है प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे। थोड़ा ध्यान से समझें क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझें। परमीत के पास मान लीजिए कितने कंचे हैं, 5 गुने से मान लीजिए, समझना है। ठीक है, तो माना क्या लिखेंगे, माना परमीत के पास कंचों की संख्या x। देखिए बहुत ध्यान से, माना परमीत के पास कंचों की संख्या x है। क्या है, x। बहुत घराना ही नहीं है। चलिए, तो परमीत के पास कितने हैं, x है, फोटो खींच लीजिएगा। कितने हैं, x है। और इरफान क्या कह रहा है, पढ़िए। इरफान के पास उतने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से। देखो, परमीत के पास कितने कंचे हैं, x का 5 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 गुना। अब 5 गुने से क्या 7 अधिक है, क्या है, 7 अधिक है। परमीत के कंचे से 5 गुने से 7 क्या है, कम होता तो माइनस हो जाता। तो ये जो संख्या आई है ये क्या है, ये है किसका, ये है कहाँ गया, इरफान के पास। हो गया। आगे क्या है, अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। यानी कि माना परमीत के पास कंचों की संख्या x तथा इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी आई, 37 नहीं, 37 तो है, लेकिन वो क्या कह रहा है, परमीत की संख्या से 5 गुने से 7 अधिक। अब ये कंडीशन जो क्या लिखा है, इरफान के पास कंचों की संख्या प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में ही दे रखा है कि इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी है,
जहाँ इरफान के पास कंचों की संख्या है वहाँ हम क्या भर सकते हैं? 37 भर सकते हैं। तो क्या हम इसकी जगह क्या भर सकते हैं? 37 भर सकते हैं। देखो इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी है? 37। इधर क्या चल रहा है? 5x + 7 हो गया, बन गया इक्वेशन। क्या समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? अगर घबराने की बात ना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x + 7 = 37। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 5x = 37। क्या कोई दिक्कत वाली बात? घबराना बिल्कुल नहीं है। समीकरण तीनों एक ही हैं। तो कुल मिला के हमने क्या किया? कंडीशन देखी और उससे हमने क्या बना लिया? समीकरण बना लिया। ठीक है, आगे बढ़े। याद करने को कुछ भी नहीं कह रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या ये भी दे रखा है? परिमित के कंचों की संख्या m लीजिए। अगर m लीजिए तो यहाँ पे आप m मान लीजिए। क्या मान लीजिए? m तो यहाँ पे m मान लीजिए, यहाँ पे भी m मान लीजिए, 37 बराबर 5m यहाँ पे कितना मान लीजिए? सब कहीं m मान लो, x मान लो, चाहे m मान लो, चाहे m मान लो। ठीक है, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। कंडीशन नंबर 2, क्या मैं इसको मिटा लूँ? जी सर। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 2 देखिए, पढ़िए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के 49 वर्ष है। देखिए ध्यान समझ लीजिएगा, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। ठीक, आगे बढ़े। उनकी आयु, किसकी आयु? पिता की आयु। उनकी आयु मतलब पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। उनकी आयु लड़की की आयु से 3 गुने से 4 अधिक है। आगे क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो माना लड़की की आयु, लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। क्या कह रहा है? लक्ष्मी की आयु। तो माना लड़की की आयु कितनी है? y वर्ष। क्या है? y वर्ष। तो माना लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष। कोई दिक्कत? ठीक, देख लीजिए। माना लक्ष्मी की आयु कितनी है? y वर्ष। ठीक, और लक्ष्मी के पिता की आयु क्या है? क्या कह रहा है? उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से। देखो लड़की की आयु कितनी है? y। लड़की की आयु कितनी है? y। लड़की की आयु से कितना? 3 गुना। तो लड़की की आयु का अगर 3 गुना कर दें तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? 3y। नहीं समझ पा रहे हैं? लड़की की आयु कितनी है? y, उसका क्या कर दें? 3 गुना 3y। आगे क्या लिखा है? 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक +4। सही समझ पाए? समझ गया। उनकी आयु मतलब पिता की जो आयु है, लक्ष्मी के पिता की जो आयु है वो लड़की की आयु से 3 गुने से 4 क्या है? अधिक है। अब ध्यान से देखेंगे प्रश्नानुसार कि लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी दे रखी है? 49 वर्ष। तो क्या हम इसकी जगह पे 49 दे सकते हैं? तो 49 बराबर 3y + 4। देखिए हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। बस समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। समीकरण बनाते हैं। सिर्फ समीकरण बनाए। देखिए 4 स्टेप बहुत अच्छे से बताए गए हैं, उन्हें आपको पता होना चाहिए। पहले स्टेप मान लीजिए A, B, C और D। ए स्टेप का विद्यार्थी जो होता है वो मैथ के प्रश्नों को देखता है और देखने के बाद उसको एहसास होता है कि यार मुझे समझ में आ रहा है। ठीक, और वो ये एहसास करता है यदि कोई मुझे समझाए तो मैं उसे समझ पाऊंगा। बी नंबर स्तर का आदमी बच्चा वो होता है जो क्या कहता है मुझे समझ में भी आ रहा है, अगर कागज कलम हो तो मैं उसे लगा भी दूंगा। सी नंबर का विद्यार्थी क्या कहता है कि मुझे समझ में भी आ रहा है और मैं इसको लगा भी दूंगा कागज कलम लेकर। अब इस प्रकार के अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो उन्हें भी मैं लगाने का प्रयास करूंगा और मैं सफल भी हो जाऊंगा। लेकिन डी नंबर का विद्यार्थी क्या कहता है बस वो क्वेश्चन देखेगा और आंसर बता देगा। अपने स्तर को क्या करिए, ए से बी की ओर लाइए। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। यस सर। अब हमारी आम चाल की जो बोल भाषा हिंदी में प्रश्नों को समझना अगर इतना कठिन है तब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कल्पना कीजिए।
लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं किसकी तुलना में, हिंदी मीडियम वालों की तुलना में। तो आपका कॉम्पिटिटर पूरे भारत से है, मतलब हर एक बच्चे से। यूपी बोर्ड में आप पढ़े हैं, यह आपकी समस्या है। यूपी बोर्ड में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। यूपी बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, एसएससी बोर्ड भी है। सबसे आप महाराष्ट्र बोर्ड से भी आपकी तुलना होगी, क्योंकि आप भारत के लेवल पर क्या करेंगे, कंपटीशन को झेलेंगे। तो अपने आप को क्या करना है, बेहतर बनाना है। नहीं बनाओगे तो लोग पीस के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, एक खान सर की बहुत अच्छी बात क्या थी, गिन लो उन लोगों के नाम जिन्होंने ताने सुनाए थे। क्या ताने सुनाए। गिन लो उन लोगों के नाम जिन्होंने ताने सुनाए थे, सबसे पहले मिठाई उन्हीं के घर भेजनी है। सबसे पहले मिठाई उन्हीं के घर भेजनी है। ये लीजिए 1 किलो, सक्सेस हो गए हैं, बन गए हैं। सबसे पहले उन्हीं को हर जगह भेजनी है। 1 किलो से कम नहीं भेजनी, देसी घी का भेजना है जिन्होंने ताने सुनाए। लेकिन उनसे मिलने तभी जाइएगा जब हाथ में डब्बा मिठाई का, उसे मिलने से बचेगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। 6 का तीसरी कंडीशन को समीकरण में बदल देंगे। पढ़िए, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। ठीक, नहीं समझ पा रहे हैं? अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। धन का मतलब 7 अधिक है। ठीक, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87, तो न्यूनतम अंक और आपको इस बनाना है। तो देखिएगा बहुत अच्छे से, देखिए लास्ट में लिखा है प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं, 87। कितने हैं? 87। अधिकतम अंक कितने हैं? 87। तो न्यूनतम अंक को हम मान लेंगे। अधिकतम अंक जब दिए ही हैं, जब बात की आयु दी थी तो बेटी की मान लेंगे, अधिकतम जब दिए तो न्यूनतम मान लेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक कितना है, एल। कितना है, एल। तथा अधिकतम अंक अधिकतम अंक भैया कितने, 87। अधिकतम अंक जानते हो कितने हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितना है, एल का दुगुना, दो गुना का धन 7 है, मतलब 7 अधिक। और प्रश्नानुसार क्या है कि अधिकतम अंक कितना है, 87 इक्वल टू 12 + 7। दिस इज योर इक्वेशन। क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझा पा रहा हूँ? बेहतरीन रूप से सब सरल तरीके से समझें, कोई घबराने की बात नहीं। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो पढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये इसकी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 होता है। 60 होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। आगे बढ़िए। हाँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। शीर्ष कोण क्या होगा, ये वाला। तो आधार कोण कितने होंगे, 2, एक ये वाला, एक शीर्ष कोण तो एक होगा। शीर्ष मतलब शीर्ष। ठीक है, आगे क्या लिखा है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो क्या मानना है, आधार कोण कितना है, 20 डिग्री। कितना मानना है, 20 डिग्री। तो लिखेंगे माना आधार कोण, माना आधार कोण 20 डिग्री। कोई दिक्कत?
जब आधार कोण कितना है 20 डिग्री, तो शीर्ष कोण कितना होगा? शीर्ष कोण कितना होगा तब? आधार कोण का दुगना है। हाँ, तो शीर्ष कोण कितना होगा? आधार कोण का दुगना 2b डिग्री। नहीं समझ पाए? आधार कोण का दोगुना होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तो शीर्ष कोण हमारा कितना है? 2b। देखिए ध्यान समझिएगा, आधार कोण कितना है? आधार कोण कितना है? b। आधार में कितने कोण है? 2। आधार में कितने कोण है? 2। एक यहाँ का 20 डिग्री और एक यहाँ, समझ लीजिएगा। और शीर्ष कोण कितना है? 2b डिग्री, 2b डिग्री। ये ऊपर वाला। और तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ दें तो 180 प्राप्त हो जाएगा। तो पहला कोण क्या है? 2b डिग्री। देखिए क्या है? 2b डिग्री। और दूसरा क्या है? b डिग्री। और तीसरा क्या है? b डिग्री। और तीनों कोणों का कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या छुपा है? 1। यहाँ पे भी क्या छुपा है? चर पद क्या है? समान है। तो 2 1 3 1 4 कितना आएगा? 4b डिग्री बराबर 180। ये बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, यही अभिष्ट समीकरण आपका हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए। है कोई समस्या? समस्या आपको होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े। 4.1 में यहीं तक करना है। 4.2 की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे 4.2 को। क्या मैं इसे मिटा दूं? यस सर। 4.2 की यात्रा पे चले। जी सर। चलिए, पहला प्रश्न क्या है बताइए। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अरे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। ठीक, और फिर समीकरण को हल कीजिए। कर लेंगे हम। अगर प्रश्न 4.2 का ये हो जाए, पृथक करने की बात जैसे इसमें की गई है, इसमें कोई कंडीशन की बात है नहीं। चलिए उठाते हैं। कौन सा उठाएं? ए डी जी उठा लें, बी ई एच उठा लें, कौन सा उठाएं? BEH। 3। बी नंबर प्रश्न, ई नंबर प्रश्न और एच नंबर प्रश्न। बी नंबर क्या है? x + 1 = 0 और y - 4 = 7 और y + 4 = -4। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न होता हल कीजिए। क्या होता? पृथक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, सेम वही लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो जब प्रश्न नंबर 1 उतारिएगा तो वहाँ डाल लीजिएगा हल कीजिए। हल करने की अगर बात कह रहा है, ध्यान से समझना है। इसमें चर पद कोई एक होगा। यहाँ पे चर पद क्या है? x है, यहाँ कितना है? y, यहाँ कितना है? y। उसी की वैल्यू निकालनी है, उसी की वैल्यू निकालनी। निकाल लेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ध्यान से, तो देखना है, कॉपी उतार रख देना है। बीच में 0 बराबर लग चुका है तो अगले स्टेप में बराबर हम नहीं लगा सकते। देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। x की। तो यहाँ पे x के साथ कौन और एक्स्ट्रा बैठा है? इस साइड में हमें x की निकालनी है ना। इस साइड में x के साथ एक्स्ट्रा कौन बैठा है? +1। अगर हम +1 को हटा दें तो x अकेला हो जाएगा। अगर हम क्या करें? +1 को हटा दें तो x अकेला हो जाएगा। +1 को हटा दीजिए, तो +1 को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x = 0। समझ पा रहे हैं?
फिर प्लस 1 का रिश्ता काहे का था, प्लस का, प्लस का। उधर आएगा तो माइनस का। माइनस का। कितना बचेगा, x बराबर माइनस का। कोई दिक्कत, नहीं। आगे समझिए। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की y की। बोर्ड की तरफ देखें, माइनस चार यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर हम माइनस चार को हटा दें तो क्या बचेगा, y बराबर 7। क्या बचेगा, y बराबर 7 बचेगा। माइनस चार यहाँ पे है, ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस। प्लस का। प्लस में। और 7 चार कितना होता है, 11। तो y बराबर कितना आ गया, 11। एनसीईआरटी की बुक आपको बिल्कुल मैन्युअल स्तर से सिखा रही है, बिल्कुल आधार के स्तर से सिखा रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कक्षा 6, 7, 8 की गणित। इसीलिए आप कक्षा 6, 7, 8 की गणित को चूज नहीं कर सकते, वो कंपलसरी होती है। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ प्लस का 4 एक्स्ट्रा है, प्लस का 4 एक्स्ट्रा है। ये जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर -4। यहाँ पे प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का 4। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुड़ जाएगा, माइनस का 8। कोई दिक्कत है, तो आई होप आज से सारे लग जाएंगे, यस नहीं लग पाएंगे। लग जाएंगे। ठीक है, तो बस हल करना है। क्वेश्चन नंबर जब 2 लगाएंगे तो उस पर भी आप पृथक करना वगैरह वगैरह बिल्कुल ना लिखिए, सीधे लिखिए, क्या हल कीजिए। हल कीजिए। क्या करना है, हल कीजिए। लिख लिखना, बोलिएगा, डाल दे। जी सर। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, हल कीजिए। तो ऊपर के 4 हैं, नीचे के 4 हैं, बताइए ऊपर के 4 बताएं कि नीचे के 4 बताएं, नीचे नीचे के बताएं। चलिए, पहला क्या है, ए नंबर क्या है, 8y = 36। एफ नंबर क्या है, z/3 = 5/4। और जी नंबर पे क्या है, a/5 = 7/15। और एच नंबर पे क्या है, 20t = -10। क्या यही प्रश्न है, एक बार Yes. देख लो, नजर मार लो। बहुत सिंपल है, हमने सारी चीजें देख ली थी। देखिए, ये है दीवार इक्वल की, अगर प्लस की चीज होगी इधर जाएगी तो माइनस की होगी तो प्लस की, और मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड की, और डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की। ठीक है, और ठीक यही रूल इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा, इधर से भी चलेगा, और इधर से। कोई दिक्कत है, तो प्लस अगर डिवाइड के उधर इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस जाएगा तो प्लस का, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जाएगी तो डिवाइड में। ये तो मैं कक्षा 6 में ही बता चुका हूँ। अब इसमें देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी, हल करना है। क्या करना है, हल करना। हल कीजिए, करना है। हल करने में क्या होता है, जो चर पद होता है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें चर पद क्या है बताइए, वाई y के एक्स्ट्रा में जो है हटा दो, बस एक्स्ट्रा में क्या है, 8 हटा दो, तो क्या बचेगा, वाई y बराबर 36। क्या बचेगा, 36 और y के रिश्ता किसका था, ये 8 का। 8 का छापने के चक्कर ना रहो, फोटो खींच लेना, रखो। गुणे में किसका रिश्ता है, बोलिए, गुणे। रिश्ता है गुणे में। और गुणे की चीज जब उधर जाएगी तो भाग में, भाग का मतलब बटा कह दो चाहे भाग कह दो। 8 × 8, 8 के 1 36 आता है, नहीं आता है। तो 2 × 8 और 2 × 2 और 2 × 8 16, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, कितना आ गया, 9/2। कोई दिक्कत है, इसमें देखिए किसकी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, जेड की। जब ऐसी कंडीशन हो तो इसकी इससे गुणा कर दीजिए और इसकी इससे कर दीजिए, बस। ये आपस में नहीं करेंगे, प्लस नहीं है यहाँ पे, ये आपस में कर देंगे। जहाँ तीर है वहाँ आंसर जाएगा। 4 की जेड से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4z। और 3 की 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। और ये देखो सेम क्वेश्चन बन गया, बस y की जगह पे क्या कर दिया, जेड कर दिया, नहीं किया। अब जेड की अगर वैल्यू निकालनी है, जेड को जेड रखो, बाकी हटा दो, तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 15। और 4 क्या है, 4 है गुणे में, नीचे जाएगा बटे में, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। जेड बराबर कितना आ गया, 15/4। क्या समझ में आया, आगे देखिए। ठीक क्वेश्चन देखो वही है, 15 की ए से जब गुणा करेंगे कितना आएगा,
बोलिए 15A 15A कितना आएगा 15A अब 7 की 5 से कितना आएगा 35। 35। तो सीधे ना करके हम क्या ले लेते हैं a बराबर 35/15 आ जाएगा। नहीं समझ पाए? समझ गए 15 चला गया ना। अब 5 यहाँ 15 5 और 7 35 7 बटा कितना आएगा 3। ठीक है, इसमें देखिए तो पहले से दे रखा है कंडीशन। t की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा t बराबर -10, लेकिन 20 का रिश्ता है गुणे से हो जाएगा भाग से कितना आएगा -1/2। अगर किसी भी कंडीशन में अगर जो बटे की लाइन के सामने अगर माइनस लगा है तो सदैव अंश का होता है। किसका होता है? अंश का। अंश का, हर का वो नहीं होता है। आई हो बाकी के प्रश्न लग जाएंगे। यस सर ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन जैसे क्या है, सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? P/7 = 4। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये P/7 = 4/9 लिखा है। यस सर ठीक है, अब P बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। हाँ। सिंपल सी बात। आगे बढ़े, यस प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आप यही लिखिएगा, हल कीजिए। क्या लिखिएगा? हल कीजिए बस हल करना है। चर पद है उसका मान निकालना सीख लीजिए। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है इसका बी और डी ले लेते हैं कि ए और सी ले लें। बीडी बी डी ले लें, सभी लोग सहमति तो दें कम से कम। बी और डी ले लें, तुरंत बोलिए तो एक्टिव रहेंगे। बी और डी, तो बी नंबर पे क्या है 5m + 7 = 17 और डी नंबर पे क्या है 3p/100/10 = 6। क्या यही है? देखिए किसकी वैल्यू निकालनी? एम की m की। तो स्टार में कौन कौन है? ये प्लस में 7 है और मल्टीप्लाई में 5 है। तो बताओ 5 जो है वो m के नजदीक है कि 7? 5 एम चिपका कौन है? 5 5 नहीं, 5 हाँ चिपका है। तो दूर कौन है? 7 तो पहले दूर वाले का हटाओ, फिर नजदीक वाले का हटाना। तो दूर वाले का हटाएंगे, देखिए बहुत ध्यान से। तो 5m तो वैसे का वैसा रहेगा और ये हट गया। देखो हटा कि नहीं हटा? लेकिन ये क्या प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। आगे देखिए 17 से 7 गया, 7 से 7 गया 10 और यहाँ से m 5 गायब हो गया, m बचेगा 5 है गुणे में इधर जाएगा बटे में। कोई दिक्कत है? 5 एकम 5 5 दूनी 10, m बराबर कितना आ गया 2। ठीक, ध्यान से इसको देखें। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं 3p/10 = 6/1 लिख सकते हैं। इसकी इससे गुणा हो जाएगी, ध्यान से देखें कि इससे हो जाएगी। तो 3p की अगर 1 से होगी कितना आएगा 3p और इसकी इससे हो जाएगी कितना आ जाएगा 60। वैल्यू किसकी निकालनी है p की। 3 को क्या कर देना उधर भेज देना। 3 क्या है गुणे में उधर जाएगा बटे में। p बराबर कितना आया 20। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़े, बताइए तो निकालें। ठीक, बहुत ही सिंपल गणित है, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल हलवा की तरह। अब पेट ही खराब है तो हम क्या करें? ठीक है, तो बिना खाओ डाल दें। यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हल करना है सिर्फ। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है कितने हैं 9 क्वेश्चन हैं। यस सर पूछ लीजिए कोई 3-4। चलिए कौन सा क्वेश्चन? सी वाला बता दीजिए चलिए देखिए एक बी नंबर उठाते हैं, एक सी नंबर उठा लेते और हैं, एक डी एक डी नंबर उठा देते हैं। और एक डी या सी में कोई एक पूछिए। तो मैं डी बताता हूँ और बी नंबर बताता हूँ, एक आई नंबर ये बता देता हूँ, एक जी नंबर भी देख लीजिए, एक देख लीजिए आप ई नंबर भी देख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? इन्हीं को देख लेते हैं और एक एल नंबर भी देख लीजिए। चलिए प्रश्न एल क्या है 2q + 6 = 12। क्या यही क्वेश्चन है?
ई नंबर प्रश्न क्या है? 3p/4 = 6। जी नंबर प्रश्न क्या है? 3s + 12 = 0। और डी नंबर प्रश्न क्या है? -p/3 = 5। और बी नंबर प्रश्न क्या है? 10p 10p + 10 + 10 = 10। आगे बढ़ें। यस चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए वही वाली बात, पहले जो दूर होगा उसको भेजेंगे, तो अगले स्टेप में क्या होगा? देखो 10p, 10 तो गायब हो गया, तो 100 ही तो बचेगा, ये प्लस का बच जाएगा माइनस का माइनस का। 10 ठीक। ये क्या है? p, 10 हट जाएगा यहाँ से, 100 से 10 गया 90। और 10 क्या है? गुणे में रह जाएगा बटे में। 9/1 मतलब कितना आया? p बराबर कितना आ जाएगा? 9। क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। सर आगे देखिए, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, यस सर तो इसकी इसकी गुणा होगी तो वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। इसकी इसकी होगी तो 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो माइनस से क्या कर दीजिए? दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। देखिए -p है, -1 से इधर गुणा कर दीजिए और -1 से इधर गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में गुणा की है। देखिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस का p हो गया, माइनस का 15 हो गया। बस p को प्लस लाने के लिए गेम खेला गया। नहीं समझ पाए? इसमें किसकी वैल्यू निकालनी? s की। वही वाली बात, क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? 3s बराबर, ये क्या है? 12 क्या है? प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। फिर 0 में कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे वही तो रहेगा। 4 फिर क्या बचा यहाँ पे? s बराबर क्या हो जाएगा? -12 बटे में कितना आएगा? 3। गुणे में है, इधर जाएगा बटे में। 3 × 3 3 × 4 12। s बराबर कितना आ जाएगा? -4। समझ पा रहे होंगे? इसको भी एक कर सकते हैं। 3p की 1 से गुणा हो कितना आएगा? 3p ही आएगा। और 6 की 4 से कितना आएगा? 24 ही आएगा। और p बराबर कितना आएगा? 24/3 ही आएगा। ठीक है, और 3 के पानी 24 आता है, हाँ आता है 8 तीनों ठीक 24 24। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? p बराबर कितना आ गया? 8 8 आ गया। ठीक है, 2p ये भी देख लीजिए कितना आएगा। देखो 2q बराबर कितना आएगा? 12। ये प्लस का रह जाएगा माइनस का। अब q बराबर कितना आएगा? देखो 12 से 6 गया 6, और 2 क्या है? गुणे में रह जाएगा बटे में। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ गए क्योंकि 2 एक कम 2 2 3 6, इसका मतलब क्या आएगा? q बराबर 3 3। प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, 4.2 खत्म हो चुकी है। आगे की ओर बढ़ते हैं 4.3 पर। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, पता चल रही होगी। हमने हल निकालने का प्रयास किया, चर पद है उनकी वैल्यू निकाला। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ मान के चलता हूँ कि बाकी के प्रश्न आप कर लेंगे, रोज का रोज होमवर्क कर ले। मिलते हैं पार्ट 5 में प्रश्नावली 4.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैगी खाते रहिए।